विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। एंशंट हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता। उसमें आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कुछ विद्वानों का मत है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य सैंधव सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। जो एनसीईआरटी है, 12th की जो एनसीईआरटी है, वो बताती है कि सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। जबकि हमने जो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति यानी कार्बन C14 से जो हमने जो वैज्ञानिक विधि है, वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताता है। कार्बन डेटिंग क्या बताती है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। लेकिन एनसीईआरटी 12th की बता रही है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सभ्यता का। इस सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत मतों को दो प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पहला हो गया विदेशी उद्भव का सिद्धांत और दूसरा हो गया स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत। विदेशी उद्भव का सिद्धांत मतलब जो लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उद्भव हुआ वो विदेशी संस्कृति से हुआ, सभ्यता से हुआ। और जो स्वदेशी उद्भव वाले मानते हैं वो कहते हैं नहीं, ये स्वदेशी है, मतलब अपने ही देश की इंडिजीनियस। ठीक है, तो विदेशी उद्भव का सिद्धांत, अब ये याद करना पड़ता है आपको कौन कौन विदेशी उद्भव का सिद्धांत के पक्षधर हैं और कौन कौन स्वदेशी उद्भव के सिद्धांत के। तो विदेशी उद्भव के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो क्रेमर हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं, डी कौशाम्बी हैं, HD संकालिया हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, लियोनार्ड वुली हैं। लियोनार्ड वुली, इन विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है एवं वहां से सभ्यता के तत्व मिश्र होते हुए सैंधव क्षेत्र पहुंचे थे, ये ऐसा मानते हैं। क्रेमर के अनुसार 2400 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपनी सांस्कृतिक परिवर्तन करके एक महानतम सैंधव सभ्यता को जन्म दिया। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि सैंधव वासियों ने नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी। इन्होंने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश कौन मानते हैं? आंसर मार्टिमर व्हीलर मानते हैं। इन्होंने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, गढ़ी तथा बुर्ज में लकड़ी के क्षैतिरों का प्रयोग हुआ था। इनके निर्माता कच्ची ईंटों के भवन निर्माण करते थे। इस प्रकार की भवन निर्माण प्रक्रिया सुमेर में प्रचलित थी, अतः सिंधु घाटी सभ्यता के जनक भी मेसोपोटामिया ही थे। ठीक है, अब देखो ना, वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग चलता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पकाई भी ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। मार्टिमर व्हीलर कैसे बोल रहे हैं? तो भाई जो ये विदेशी लोग, जो इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं कि वो भारत को नहीं मानते कि भारत भी कुछ कर सकता है। जब जब हम बोलते हैं कि भाई हम विश्व गुरु हैं, हम क्या थे, ऐसे थे, जब आप अंधकार के युग में जी रहे थे तो हम विश्व गुरु थे, नहीं मानते उस चीज को। लेकिन पढ़ते हमारे ग्रंथ हैं, पता भी है उन्हें। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, मैक्स मूलर, जब वो जाता है ना किताबें लेके यहाँ से, तो जर्मनी में झड़ी लग जाती है आविष्कारों की। क्योंकि सबसे पहले कंसेप्ट होना चाहिए ना, कोई आविष्कार करना है आपने, उसके लिए कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट के लिए फिर प्रयोग किए जाते हैं। डी कौशाम्बी ने तो यहां तक कहा है कि मिस्र, मेसोपोटामिया एवं सिंधु सभ्यता के जनक एक ही मूल के व्यक्ति थे। कौन बोलते हैं? डी कौशाम्बी कहते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के जनक एक ही मूल के व्यक्ति थे। HD संकालिया का मत है कि बलूचिस्तान के कुछ स्थलों से प्राप्त चबूतरे सुमेरियन सभ्यता में पाए जाने वाले जिगुरात के समान हैं, जो बलूचिस्तान से सुमेरियन प्रभाव इंगित करते हैं। विदेशी उद्भव के पोषक विद्वानों ने कुछ समानताओं के आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया था, किंतु सूक्ष्म अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें समानता की तुलना में असमानता के तत्व अधिक प्रबल थे। अब जैसे मैं बता रहा हूं, इतिहास में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे अशोक के शिलालेख थे। अब अशोक ने क्या किया, जब शिलालेख खुदवाए तो उसने देवानाम प्रिय लिखवाया, खाली देवताओं का प्रिय राजा कहता है।
अब क्या हुआ कि देवानाम प्रिय जो उपाधि थी वो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, श्रीलंका के एक राजा की थी, किसकी? अब सबने ये बोला, इतिहास में ये लिखा गया कि ये श्रीलंका के किसी राजा के क्या है, अभिलेख है। बाद में क्या हुआ, मास्की में मिला, देवानाम पिय पिदसी राजा अशोक कहता है। फिर गुर्जरा में मिला, फिर नेतूर में मिला, फिर उडयगोलम में मिला। जब ये अभिलेख मिले तब पता चला कि भाई पूरे भारत में जो अभिलेख हैं वो किसके हैं, अशोक के हैं। तो तब जाके क्या हुआ, जो कंफ्यूजन था वो क्या हुआ, क्लियर हुआ। इतना समझ में आ गया। ऐसे यहां पर भी है, समानता है। दोनों ही सभ्यताओं का स्वरूप नगरीय था। सैंधव सभ्यता की नगर योजना पद्धति अत्यधिक नियोजित एवं व्यवस्थित थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता की नगर योजना पद्धति अव्यवस्थित थी। सैंधव सभ्यता की जल निकासी की प्रणाली अत्यधिक उन्नत अवस्था में थी, किंतु मेसोपोटामिया में इसका अभाव दिखता है। यानी दजला और फरात के किनारे जो सभ्यता थी वहां ड्रेनेज पैटर्न अच्छा नहीं था। क्या नहीं था, ड्रेनेज नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गजब का ड्रेनेज पैटर्न था। ठीक है, मैंने कहा साथ में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा नियोजित और व्यवस्थित थी, जबकि वहां की कैसी है, अव्यवस्थित। ये मेंस में लिखने पड़ते हैं आपको ऐसा। माना अगर वो आपसे पूछेगा कि विदेशी उद्भव के सिद्धांत का कहां तक आप समर्थन करते हैं या क्या मानते हैं आप इसको, तो आपने बोला नहीं भाई, समानता की तुलना में समानता के तत्व अधिक प्रबल है। सैंधव सभ्यता के भवन निर्माण में अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। दोनों सभ्यताओं की लिपि में भी अंतर है। सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर है और लिपि कीलाक्षर है। कैसी है, कीलाक्षर है। जबकि सैंधव लिपि में 400 अक्षर प्राप्त होते हैं और यह चित्रात्मक है। यार अगर आप भवन निर्माण से ही बोल रहे हो या ईंट से बोल रहे हो तो फिर लिपि पे भी जाओ, अगर वही लोग थे तो। इनकी लिपि कैसी है, चित्रात्मक है। उनकी लिपि कैसी, कीलाक्षर है। सुमेरियन सभ्यता में मिट्टी से निर्मित बेलनाकार मोहरों का प्रचलन था, जबकि सैंधव सभ्यता में सेल खड़ी से निर्मित वर्गाकार मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन हुआ। वर्गाकार मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन हुआ। सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता में मंदिर तथा भव्य कब्रों के प्रमाण मिलते हैं, किंतु सैंधव सभ्यता में इसका अभाव दिखता है। सैंधव सभ्यता में कहीं भी मंदिर मिला ही नहीं है। ठीक है, भव्य कब्रें नहीं मिली हैं। दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे, इसलिए सुमेरियन सभ्यता की कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी में और सिंधु घाटी की कुछ वस्तुएं मेसोपोटामिया से प्राप्त होती हैं। अतः केवल इन्हीं आधारों पर मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता का जनक नहीं माना जा सकता। क्लियर हो गया। अब है स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत। तो स्वदेशी उद्भव के सिद्धांत जो मत के इस मत को मानने वाले विद्वान हैं वो मानते हैं कि सैंधव सभ्यता का उद्भव विदेशी संस्कृति से नहीं अपितु देसी संस्कृतियों से हुआ था। प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, उसालकर एवं एस.आर. राव। कौन कौन? टी.एन. रामचंद्रन, प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, उसालकर और एस.आर. राव आदि के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य थे, किंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है। दोनों ही सभ्यताओं के स्वरूप, धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों में अंतर पाए जाते हैं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय और व्यापार उद्योग प्रधान थी। वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान प्राप्त था, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। वैदिक सभ्यता में लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप में थी। शिक्षा कैसी थी? मौखिक रूप में थी। मंडूक विधि से पढ़ाया जाता था। गुरुजी के पास होती थी एक किताब, वो पढ़ते थे, बाकी पीछे से मेंढक की तरह टटराते थे। कौन? विद्यार्थी। जब तक श्लोक याद नहीं हुआ तब तक उन्हें क्या करना पड़ता था? उसको याद करना पड़ता था। तो हमारी जो शिक्षाएं थी वो कंठ में थी। आए होंगे बख्तियार खिलजी कई, उन्होंने जलाए होंगे कई ग्रंथ, लेकिन क्या हुआ? कंठ में थी। कंठ को तो कितने कंठ काटोगे, कहीं ना कहीं तो होगा। बाद में उसको जब लिखा गया तो फिर निकल के आया पूरा। वैदिक सभ्यता में लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप में थी, किंतु सैंधव सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक आर्य इंद्र, वरुण आदि देवताओं के उपासक थे और वे यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किंतु सैंधव निवासी मुख्य रूप से मातृ देवी और लिंग पूजक थे और मूर्ति पूजक के समर्थक थे। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार द्रविड़ों की ब्राहुई भाषा, ब्राहुई
द्रविड़ों की ब्राहुई भाषा बलूचिस्तान में प्रचलित थी। इसी आधार पर द्रविड़ों को सैंधव का निर्माता मानना चाहिए। इनको द्रविड़ों को सैंधव का निर्माता मानना चाहिए, किंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि यदि द्रविड़ों ने सैंधव क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का निर्माण किया होता तो सर्वप्रथम उन्हें अपने द्रविड़ संस्कृति का नगरीकरण करना चाहिए था। जबकि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार द्रविड़ सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण था। कैसा था? पर भाई वेदों में लिखा हुआ है ऐसा। वेदों ने अनार्यों को, अनार्य कौन थे? द्रविड़ थे, मूल निवासी थे जो भारत के, उनको कहा है कि अनासा जिनकी नाक छोटी है, अदेवयु यानी देवताओं को नहीं मानते हैं, मृगवाक यानी कटुवाणी बोलने वाले, अमानुष मतलब क्योंकि वो लोग बड़े सुंदर थे कि आर्य। अगर हम उस पैटर्न पे भी जाते हैं, फिर वेदों में ऋग्वेद में एक स्थान पर हरियूपिया शब्द का उल्लेख हुआ है। क्या हुआ है? हरियूपिया। फिर इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब पुरों को जीतने वाला। पुर कौन बनाते थे? किले कौन बनाते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बनाते थे। ऐसा हो सकता है कि आर्यों के आक्रमण से उनको क्या करना पड़ा हो? हटना पड़ा हो, है ना। तो जब कोई अपना सब कुछ छोड़ के जाएगा तो फिर क्या होगा? जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग आए तो कौन सा वो अपनी हवेलियों को लेकर आए या तुरंत हवेली बना दिया? मेहनत की, उसके बाद धीरे 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 करके क्या क्या, है ना। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने मत व्यक्त किया है कि इस सभ्यता का जन्म बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना गुंडई, झाब, क्वेटा और सिंधु क्षेत्र की आमरी, कोटदीजी और प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। कौन मानते हैं? फेयर सर्विस और रोमिला थापर मानती। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, अलचिन दंपत्ति, इन विद्वानों का मानना है कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही इस सैंधव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ था। अमलानंद घोष ने अपने शोधोपरांत यह मत व्यक्त किया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ। इससे सोथी संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ। उन्हें सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति के साक्ष्य साथ साथ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कालीबंगा से प्राप्त पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष सोथी से मिले अवशेषों के समान पाए गए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार अलचिन और डीपी अग्रवाल का मत है कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सिंधु सभ्यता और सोथी संस्कृति दोनों के मृत भांडों पर एक ही समान पीपल के पत्तों का चित्रण किया गया है। किनका? पीपल के पत्तों का चित्रण है। उनके मृत भांडों पर बने रस्सी के निशानों में भी समानता है। दोनों क्षेत्रों से छल्लेदार गोडे वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। आज यही मत विद्वानों को सर्वमान्य है। किससे? राजस्थान की सोथी संस्कृति से। इतना समझ में आ गया? मैं बता दूं कि सैंधव सभ्यता का स्वदेशी उद्भव मानने वाले जो है, एक होता है बलूची मत। वो कौन मानते हैं? उसके प्रतिपादक हैं फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, जेएफ डेल्स और रोमिला थापर। बलूचिस्तान। एक है सोथी मत। ये कौन मानते हैं? अमलानंद घोष, अलचिन दंपत्ति, धर्मपाल। द्रविड़ मत सुनीति कुमार चटर्जी, हिरास और हाल। आर्य मत जो मानते हैं वो पुसालकर मानते हैं, दीक्षित मानते हैं, रामचंद्रन, शंकरानंद और एसआर राव। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? फिर क्या है कि क्वेश्चन कैसे बने हैं। अगर छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो किसने कहा था कि सैंधव निवासियों ने नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी? तो मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? मार्टिमर व्हीलर। किस विद्वान का कथन है कि सैंधव और मेसोपोटामिया सभ्यता के जनक एक ही मूल के व्यक्ति थे? ये बोलते हैं डीडी कौशाम्बी। वर्गाकार मोहरों का प्रयोग कहाँ होता था? सिंधु सभ्यता में होता था। वर्गाकार मोहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में होता था। सुमेरियन लिपि में कितने अक्षर प्राप्त होते हैं? 900 अक्षर प्राप्त होते हैं। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। ये तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, स्टुअर्ट पिगट। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति कौन है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सर्वाधिक सैंधव स्थलों का संकेंद्रण कहां पर पाया गया है? तो हाकड़ा नदी के तट पर पाया गया है। घग्गर आंकड़ा सुना है? हाकड़ा नदी के तट पर पाया गया है।
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली, आंसर सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया। सुमेरियन सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? आंसर कीलाक्षर। सुमेरियन सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें प्रचलन में थी? बेलनाकार। सैंधव सभ्यता की नगद योजना पद्धति सुमेरियन सभ्यता की तुलना में कैसी थी? तो अत्यधिक नियोजित और व्यवस्थित थी। सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो चित्रात्मक। जो मैंने अभी तक पढ़ाया उससे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सैंधव निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं प्राप्त था? तो लोहे का। भव्य कब्रों के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों के उत्खनन में मिश्रित प्रजातियों के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड यानी कॉकेशियन, कॉकेशियस माउंटेन रेंज है, कॉकेशियन बोला जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड यानी कॉकेशियन, यह मध्य भारत में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन, मंगोलाइड यानी मंगोलियन यानी उप हिमालयी क्षेत्र में, और अल्पाइन। तो मोहनजोदड़ो के अधिकतर निवासी जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किसके? मेडिटेरेनियन टाइप प्रजाति के थे। अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति द्रविड़ को ही मानते हैं। यह प्रजाति भारत में इस समय दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फिर शोरतुघई और मुंडीकाग नामक हड़प्पा स्थल कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में था? तो 1299,600 वर्ग किलोमीटर में। कितना? 1299,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। किस आकार में फैली थी? त्रिभुजाकार। सुत्कान गेंडोर किस नदी के मुहाने पर है? तो दाश्क नदी के मुहाने पर है। सुत्कान गेंडोर मतलब पश्चिमी साइड का आखिरी स्थल जो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुत्कान गेंडोर है। बालाकोट नामक हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो बिंदार नदी के तट पर है बालाकोट, बिंदार नदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस प्रांत में हुआ? तो गुजरात प्रांत में हुआ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो के किस टीले को स्तूप टीले की संज्ञा दी गई है? तो दुर्ग टीले को। वृहत स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहां से मिला है? अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सीढ़ियां भी पढ़नी पड़ेंगी किस दिशा में है। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा सीढ़ियां किस दिशा में थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार या अन्न कुठार। किस विद्वान ने यह मत दिया था कि सैंधव सभ्यता का उद्भव सोती संस्कृति से हुआ? तो अमलानंद घोष। अमलानंद। सोती संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सर दयाराम साहनी ने। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के किस टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी है? तो पश्चिमी टीले को माउंट एबी, पश्चिमी टीले को माउंट एबी। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। तांबे की बनी इक्का गाड़ी का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान H कहां से मिला है? हड़प्पा से। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बने हैं। समझ में आया? R37, तांबे की इक्का गाड़ी, मछुआरे का चित्र, तीनों कहां से? हड़प्पा से। तो बीच बीच में बताता रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे जैसे वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? चनूदड़ों से। चनूदड़ों में उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में कराया गया? तो अर्नेस्ट मैके। झूकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चनूदड़ों से। झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चनूदड़ों से। जुते हुए खेत के साक्ष्य सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। ताम्र नदियों का संबंध किस मृद भांड से है? गैरिक मृद भांड, OCP। सैंधव सभ्यता के किस स्थल के प्रत्येक मकान में कुएं बने थे? मोहनजोदड़ो के। अपने पानी पीने की व्यवस्था बना रखी थी, कुएं, अपने अपने कुएं थे। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य AG। एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मुहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी बैल, मोहनजोदड़ो से।
मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मलेरिया जो मिले होंगे, कंकाल मिले होंगे, पता चला होगा। हाँ, कैसी डिजीज है मलेरिया? प्रोटोजोन डिजीज है ना। मन का बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चनूदड़ो से। तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा, फिर डिटेल बताऊंगा उसका, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बता रहा हूं मैं, तो विस्तृत क्षेत्र में विस्तारित सिंधु सभ्यता के 2800 स्थलों की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। 2800 स्थल, कितने? 2800। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार इस सभ्यता के संबद्ध सैकड़ों स्थलों में कुछ नगर, कस्बे एवं बड़े ग्राम के रूप में तथा कुछ नगर बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुए। यहाँ पर इस सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, उसके बारे में बता रहा हूं पहले मैं। हड़प्पा पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में शाहीवाल बोलते हैं उस जगह को, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद 1923-24 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन करवाया। 1926-27 ईस्वी से और 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स एवं 1946 में मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। यह स्थल 5 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ था, जो सैंधव सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात स्थल और नगर है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। सबसे पहले किसने देखा था ये टीला? चार्ल्स मेसन ने। 1856 में कराची लाहौर रेल लाइन बिछाने का क्रम में यहां से ईंटों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया। तभी कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे तत्कालीन और प्रथम सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के पास भेज दिया गया। हालांकि इस समय तक ईंट चुराने वालों ने इसकी संरचना को काफी नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे एवं अन्नागार महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण नगर 2 टीलों में विभाजित था। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले की संज्ञा दी गई। पश्चिमी टीले की चारों ओर से किलेबंदी की गई थी। पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की उपमा दी है। पश्चिमी टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की उपमा दी है। एक अन्य टीला जिसे माउंट एफ का संज्ञा दी गई है, पर श्रमिकों के आवास के साक्ष्य मिलते हैं। श्रमिक आवास के उत्तर में अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे और अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6-6 खाने हैं। यहाँ से जौ के दाने, जले हुए गेहूं, भूसी आदि पाई गई है। हड़प्पा स्थल के अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, नंबर 1, धोती पहने हुए एक मूर्ति का साक्ष्य मिला है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित है। शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है। ठोस पहिए एवं छतरी से युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यार इक्का गाड़ी ऐसी तो बनी नहीं होगी, तांगा जिसे बोलते हैं, जैसे घोड़ा खींचता है, उस प्रकार की रही होगी, तभी तो खिलौना बना होगा। तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, जौ, बाजरा, मटर और तिल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये यूपीपीसी से क्वेश्चन है भाई, क्या क्या मिला? गेहूं, जौ, बाजरा, मटर और तिल। 16 ताम्र भट्टियां, तांबे के निर्मित पैमाने, तांबे का एक पैमाना मिला है। तांबे की ताबीज मिला है। तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। एक मोहर पर पैर से सर्प दबाए हुए गरुड़ का चित्र अंकित है। एक मोहर पर पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्र अंकित है। एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है। कांसा निर्मित एक दर्पण का साक्ष्य मिला है। दर्पण मतलब मिरर। कांसा निर्मित एक दर्पण मिला है। यहां से एक प्रसाधन केस भी मिला है। प्रसाधन केस मतलब कॉस्मेटिक रखती हैं जिसमें महिलाएं, है ना, उस तरह का केस मिला है। इस स्थल में आवासीय क्षेत्र के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 की उपमा दी गई है। एक अन्य कब्रिस्तान HR की संज्ञा दी गई है। कब्रिस्तान H बोलते हैं उसको या HR बोलते हैं, किंतु इसका संबंध सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल से था। इसी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति को पाक पुरातात्विक समाधि H क्षेत्र संस्कृति यानी सिमेट्री H कल्चर की संज्ञा दी जाती है। इसे कब्रिस्तान H संस्कृति भी कहा जाता है।
यहां से प्राप्त एक मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। यहां से गठिया रोग होने के साक्ष्य भी मिले। उस जमाने में भी गठिया होता था। गठिया मतलब अर्थराइटिस, है ना। गठिया रोग होने के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। जबकि सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ज्यादा मोहरें बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो, और अभिलेख युक्त मोहरें बोलेंगे तो कहां से? हड़प्पा से। इसके बाद मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा हूं। इस स्थल का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला सिंधी भाषा में। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इस पर इस स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 से 1930 तक इसका उत्खनन कार्य करवाया। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नियोजित और प्रसिद्ध नगर था। नियोजित और प्रसिद्ध नगर था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। कितनी? 640 किलोमीटर है। यह नगर दो भागों में विभाजित था। पूर्वी भाग का नगर टीला एवं पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे। दुर्ग टीला चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा था। इस स्थल के दुर्ग टीले से कुषाण काल में निर्मित स्तूपों का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो कुषाण कालीन स्तूप कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कुषाण काल बहुत बाद में आएगा। 78 AD में तो कनिष्क का काल है, कुषाण शासक कनिष्क का। उस समय का कोई टीला मिला है, स्तूप मिला है, सॉरी क्या मिला है? स्तूप मिला है। इसी कारण दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। दुर्ग क्षेत्र से वृहत स्नानागार है ना, ग्रेट बाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ मिला है। पुरोहितों का आवास मिला है। सभागार मिला है, इसके साक्ष्य मिले हैं। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक है। वृहत स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। क्या कहा है? सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। अब ये यूपी पीसीएस वालों ने पूछा सीढ़ियां किस ओर बनी हुई है? उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। स्नानागार के पास कमरे में कुआं है। इस कुएं में इस कुएं से स्नानागार में पानी भरा जाता था। वृहत स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर एक नाली बनी थी, जिससे स्नानागार का गंदा पानी बाहर निकलता था। संभवतः वृहत स्नानागार सामान्य जनता के लिए था और इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर किया जाता था। संभवतः ही बोल सकते हैं, हमें नहीं पता क्या किस चीज के लिए प्रयोग होता था। स्नानागार के पश्चिम में निर्मित भवन को व्हीलर महोदय ने, यानी मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार की उपमा दी है। क्या दी है? अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। यह भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेनरी, अन्नागार यानी ग्रेनरी, ठीक है। स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन का साक्ष्य मिला है, जिसे पुरोहित आवास या महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। दुर्ग के दक्षिण की ओर एक वर्गाकार भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिसे सभा भवन कहा गया है। इसमें ईंट निर्मित 20 चौकोर स्तंभ थे, 20 चौकोर स्तंभ, कॉलम्स। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से निर्मित हैं। प्रत्येक मकान में रसोई घर, कुएं, आंगन, स्नानागार एवं ढकी हुई नालियां बनी होती थी। ये मकान संभवतः 2 या 3 मंजिल तक बने हुए थे, क्योंकि यहाँ के मकानों से पक्की ईंटों के निर्मित सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। मकान की छतें लकड़ी की बनी होती थी, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी वालों ने पूछा किसकी बनी होती थी, क्योंकि छतें नहीं मिली ना, लेंटर नहीं मिला, लकड़ी सड़ गई, तो मकान की छतें लकड़ी की बनी होती थी। फर्श कच्ची तथा पक्की ईंटें बिछाकर बनाई जाती थी। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य द्वार की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हैं, तो एक है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की प्रधान सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, यानी 33 फुट चौड़ी। कितनी?
33 फुट चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। आजकल अगर आप जमीन लेने जाते हो ना, जमीन का रेट किस चीज पे तय होता है? सड़क पर। अगर 30 फुट की सड़क कोई प्लॉटिंग में दे रहा है और 25 फुट की गली दे रहा है, तो समझ लो वहां का रेट क्या होगा? ठीक ठाक होगा। क्या होगा? तो आज भी 30 फुट ही दे रहे हैं सड़क। उस जमाने में 33 फुट थी, जबकि कार वार मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रैफिक रहा होगा। उस जमाने में 33 फुट की सड़क दे दी, यानी 9.15 मीटर, जिसको राजपथ की संज्ञा दी गई है। सुमेरियन प्रकार की नाव चित्रित मुद्रा भी प्राप्त हुई है। सुमेरियन प्रकार की नाव चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है। यहां से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य का प्रतीक है। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां से 42 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 42 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, कांसे की बनी हुई। कभी दिल्ली जाना हो तो नेशनल म्यूजियम में जाना। कहाँ जाना? दिल्ली घूमने के लिए कहाँ कहाँ है? आप लोग विद्यार्थी हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको नेशनल म्यूजियम में मिलेगा। सारी चीजें रखी हुई हैं, ये है ना। हमारे दरवाजे भी रखे हुए हैं, कहाँ के? कटारमल सूर्य मंदिर के दरवाजे भी हैं वहां पर, जो कि उत्तराखंड की शिल्प कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो जाना वहां। स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से अब तो पता नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता है, फ्री होता था पहले। फॉरेनर्स को पैसे पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं भाई? फॉरेनर्स जाएगा तो उनको टिकट लेना पड़ता है। तो कांसे की नर्तकी मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है। इस पुजारी की मूर्ति को देखना, बड़ा गजब, दाढ़ी भी बना रखी, तो आज भी नहीं, वैसी दाढ़ी आज भी नहीं रखते। बड़ा अच्छा कंघा कर रखा उसने दाढ़ी पर, है ना। सिर पर कुछ लगा रखा है, कपड़ा लपेट रखा है, उस कपड़े पे फूल भी बने हुए हैं। इसका मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हम ही पहन रहे कपड़े। आज से 4000 5000 साल पहले भी लोग कपड़े पहन रहे थे, कॉटन के कपड़े पहन रहे थे शायद। डिजाइन ना। पुजारी की मूर्ति मिली है। एक मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की आकृति वाली मूर्ति मिली है, मुहर मिली है। कुंभकारों के आवास और कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं, जहां पर ईंटें पकाई जाती थी। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, स्केल मिला है मतलब। कुएं से प्राप्त नरकंकाल मिले हैं। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को 2 बाघों से युद्ध करते हुए अंकित चित्र मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक भारी बटखरा मिला है, बाट जिसको बोलते हैं बटखरा। तांबे का हेयर पिन मिला है। हेयर पिन लगाते हो आप बालिकाएं? तांबे का हेयर पिन मिला है। एक ताम्रपत्र में सोने से निर्मित वस्तुएं और हड्डी से बनी सुई तथा मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे की अस्थि पंजर, ये मिला है। सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। ये सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सर जॉन मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान इसके 7 स्तर प्राप्त किए थे। कितने? 7 स्तर प्राप्त किए थे। ठीक है, तो पशुपति शिव की आकृति वाली जो मोहर है, उससे क्वेश्चन बनता है, किसने खोजी थी? अर्नेस्ट मैके ने। दाहिने हाथ में कौन से जानवर हैं, ये भी याद करना पड़ता था कभी सब्जेक्ट में। दाहिने हाथ में अच्छे वाले जानवर हैं, हाथी और व्याघ्र, हाथी और बाघ। बाएं हाथ पर गैंडा और भैंसा, जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। नीचे 2 हिरन हैं, ऊपर 6 शब्द लिखे हुए हैं। ये भी आपको नेशनल म्यूजियम दिल्ली में मिल जाएगा। चलिए जी, उसके बाद चान्हू-दड़ो। उसके बाद कहाँ? चान्हू-दड़ो पे आते हैं। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो से 125 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। इन्होंने की चान्हू-दड़ो की खोज, एनजी मजुमदार ने की। 1935 में मैके के निर्देशन में चान्हू-दड़ो का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? चान्हू-दड़ो से प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया?
यहां से झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आंसर चनूदड़ो से मिले। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी, यानी हड़प्पा काल के बाद जो संस्कृति आई झूकर झांगर संस्कृति। यह पहले झूकर संस्कृति और उसके बाद झांगर संस्कृति का विकास हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? पहले प्राक हड़प्पा, फिर हड़प्पा, फिर उत्तर हड़प्पा, फिर झूकर, फिर झांगर, ये संस्कृतियां मिली। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियां बनी हुई थी। मकानों में कमरे, आंगन, स्नानागार, शौचालय, टॉयलेट्स आदि होते थे। स्नान गृह तथा शौचालय की फर्श ईंटों की बनती थी। चनूदड़ो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। यहाँ मणिकारी, मोहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने, शंख की कटाई करने, धातु कर्म का काम करने आदि आदि के प्रमाण मिले। यहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। भट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो और जगह नहीं मिली है। वक्राकार ईंटें कैसी? कर्व्ड। वक्र मतलब कर्व, कैसी? मतलब कर्व पाया गया उनमें। तो कर्व जो ईंटें मिली हैं वो कहां से मिली हैं? चनूदड़ो से। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकमात्र यहीं से मिट्टी की पक्की हुई पाइप नुमा नाली मिली। जैसे आपके डाउन पाइप्स होते हैं, टॉयलेट के होते थे पहले, वो भी मिट्टी या कुछ उस चीज के बने होते थे। आज भी पाइप अब तो प्लास्टिक के लग रहे हैं, पहले जो होते थे वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बने पाइप होते थे। यहाँ पर भी मिट्टी के बने हुए पाइप नुमा नालियां मिली हैं, जो कि और जगह कहीं नहीं मिली। ठीक है। यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले हैं, 2 बड़े जार जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्त निर्मित है। कैसे? प्रतिच्छेदी वृत्त निर्मित है। एक ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त होते हैं, यानी पहले बिल्ली भागी होगी, उसके पीछे कुत्ता भागा होगा, या कुत्ते के पीछे बिल्ली भागी होगी। क्योंकि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता तो उनके पैरों के निशान मिले हैं उस ईंट पर। जब वो बन रही होगी ईंटें, उसके ऊपर से बिल्ली भागी, फिर कुत्ता भागा, कितने हजार साल पहले वो मिले हैं। चनूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किलेबंदी नहीं मिलती यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी गजब की चीज मिली यहाँ से, महिला प्रसाधन सामग्री लिपस्टिक मिली है। यहाँ से क्या मिली है? लिपस्टिक मिली है, काजल मिली है, पाउडर मिला है, शाही मिली है, दवात मिली है। ये सब इसके साक्ष्य मिले। इसका मतलब उस जमाने में भी फैशन था। क्या था? फैशन था। यहां से प्राप्त एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्रों का अंकन मिला है। 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्रों का अंकन मिला है। उसके बाद आते हैं हम कालीबंगा में। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला हो गया भैया। पहले गंगानगर जिले में पढ़ते थे, अब क्या बोलना है आपने? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। सन 1960-61 ईस्वी में डॉक्टर बीबी लाल बीके थापर ने यहाँ उत्खनन करवाया। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहां से भी 2 टीले प्राप्त होते हैं जो रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। प्राचीन टीला छोटा एवं पूर्वी टीला बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम की। किलेबंदी पश्चिमी टीले से 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड मिले हैं। एक खंड संभवतः जनता के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए था और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिनके शिखर पर हवन कुंडों का अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदियां, हवन कुंडों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अग्निवेदियां, 7 अग्निवेदियां मिली हैं। कहां से? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा वो मिला चनूदड़ो से। अगर पूछेगा खाली प्राक हड़प्पा और हड़प्पा, विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राक सैंधव काल से संबंधित एक जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर
एक ही खेत से दो फसलों को उगाने एवं जालीदार जुताई किए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कम दूरी की गहराइयों में चना और अधिक दूरी की गहराइयों में सरसों बोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी बने, यूपी वालों ने ये भी पूछा क्वेश्चन, पीसीएस वालों ने, किसमें क्या, चना और क्या सरसों। सरसों मतलब मस्टर्ड, ठीक है। यहां से यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। कच्ची ईंटों के भवन कहां से मिले हैं? अजी, अरे कालीबंगा से मिले हैं अभी फिलहाल। अभी तक जहां भी हम देख रहे हैं वहां पक्की हुई ईंटों के मकान देखे, यहां पर क्या है, कच्ची ईंटों के मकान। किंतु नालियां, कुएं और स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित है। ये बड़ी अजीब बात है कि नालियां, कुएं, इसका मतलब परिचित थे, पर मकान कच्ची ईंटों के बनाए। अब क्यों बनाए वही जाने। यहां से सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मिट्टी की नाली, वो कहां से मिली है? मिट्टी का पाइप, अरे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां कहां से? चंदूदड़ों से। और यहां से मिली है लकड़ी की नालियां। क्या मिली है? लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो बता रहा हूं मैं, कि दुर्ग के द्विभागीकरण करने का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त होता है। दुर्ग के द्विभागी, दो भागों में बांट दिया गया दुर्ग को। यहां से 7 हवन कुंड या 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से शवों के अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के साक्ष्य मिलते हैं। अंत्येष्टि के 3 विधियां मिली हैं। फ्यूनरल जो होता है, सेरेमनी, फ्यूनरल, अंत्येष्टि। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण इसी स्थल से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण इसी स्थल से प्राप्त होते हैं। यहां से एक युग्म समाधान का साक्ष्य भी मिला है। युग्म समाधान का मतलब था स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। ऊंट की हड्डियों के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। भाई राजस्थान में है तो ऊंट की हड्डियां मिलेंगी। हाथी दांत की कंघी के साक्ष्य मिले हैं। आप प्लास्टिक की कंघा यूज कर रहे हो, वो लोग हाथी दांत का कंघा यूज करते थे। हाथी दांत की कोई भी चीज जो होती बड़ी क्या होती, महंगी होती, अब होती है, उस जमाने में शायद। कांसे का निर्मित दर्पण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के फर्शों के निर्माण में अलंकृत ईंटों के प्रयोग करने के साक्ष्य भी मिले हैं। अलंकृत ईंटों के प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़े प्राप्त होते हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़े। पैर से चालित चक्की के साक्ष्य मिले हैं। पैर से चलने वाली चक्की। अंडाकार कब्र के साक्ष्य मिले हैं। पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना व रेत घड़ी मिली है। रेत घड़ी। ए जाते हुए लम्हों, हाँ जी, रेत घड़ी नहीं समझते? हाँ, गाना सुनना है, जाते हुए लम्हों, बॉर्डर पिक्चर का, उसमें दिख जाएगी आपको रेत घड़ी। यहां से एक बालक का कपाल खंड मिला है जिसमें 6 छेद हैं। यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। किसका? सर्जरी। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। कौन है शल्य चिकित्सा के पिता? सुश्रुत। भारत में किन्हें माना जाता है? सुश्रुत। ये अलग बात है कि डॉक्टर्स जो है वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। किसकी ओथ लेते हैं? जैसे उनका जब पासिंग आउट होता है, पास आउट होते हैं जब वो, तो उस समय जो ओथ दिलाई जाती है वो क्या होती है? हिपोक्रेटिक ओथ होती है। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसके पिता जो है वो हिपोक्रेटिक माना जाते हैं, तो इसलिए हिपोक्रेटिक की ओथ दी जाती है। तो डॉक्टर का ये ओथ में यही होता है कि भाई शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, सबका क्या करना? उपचार करना उसका काम है। क्या है? ये नहीं कि अगर हॉस्पिटल में आईएसआई एजेंट भी आ गया, उस पर गोली लगी है, कोई एनकाउंटर हुआ है, उस पर गोली लगी, तो उसका भी उपचार करना किसका कर्तव्य है? डॉक्टर का। ये नहीं कि फिर वो उसकी गर्दन काट दे वहां। क्या करेगा? उपचार करेगा उसका, है ना। पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना, रेत घड़ी बता दिया मैंने। शल्य चिकित्सा के प्रमाण बता दिए। यहां से 2 मृण पट्टिकाओं के साक्ष्य मिले हैं जिस पर सिंह युक्त देवता का चित्र अंकित है।
सिंह युक्त देवता का चित्र अंकित है। यहां से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा, किस तरह? उस तरह। उस तरह क्या होता है? ये तो अब बने हैं ना, ये जो ट्रिपल ट्रिमर वगैरह जो बने हैं, पहले उस तरह से होता था, एक लोहे का उस्तरा होता था, उसको जो सलून होता था उसको घिस के तब शेविंग करता था, है ना। उस तरह के कटे हुए पे टांके नहीं लगते थे। अगर उस तरह से किसी पर हमला कर दिया तो उससे टांके नहीं लगते हैं, फिर टांके भी नहीं बचा सकते उसको, इतना पहना होता है उस तरह। चलिए जी, अब आते हैं हम किस पर? लोथल पर। इस पर लोथल। तो यह स्थल जो है लोथल, वो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के सरागवाला नामक ग्राम के निकट भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है। वैसे तो पहले पढ़ते हैं भोगवा नदी के किनारे पर, भोगवा और साबरमती के संगम पर है। सरागवाला ग्राम है, अहमदाबाद जिला है, गुजरात में है लोथल। ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। समुद्री व्यापार, खास ध्यान देना है आपने, लोथल। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एसआर राव ने की थी। 1957 से 58 ईस्वी के मध्य यहाँ एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो 2 भागों में विभाजित था। एक दुर्ग यानी गढ़ी, दुर्ग मतलब गढ़ी, और दूसरा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। दुर्ग के पश्चिम में शासक के आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। ठीक है। लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर। लोथल का अर्थ क्या है? मुर्दों का नगर। किसी ने गुजराती में कहा, किसी ने सिंधी में कहा, पर मुर्दे जरूर बोले। इसका मतलब किंवदंतियां जो होती हैं वो काफी कुछ क्या करती हैं, बताती। किंवदंतियां मतलब दादी ने पोते को सुनाया, पोती को सुनाया, उन्होंने फिर अपने पोते पोतियों को सुनाया, ऐसे करते करते मुर्दों का नगर। लोथल का घनिष्ठ संबंध मोहनजोदड़ो से था। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का यह एकमात्र स्थल है जहां से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, जहां पे पानी के जहाज क्या करते होंगे, छोटे रहे होंगे जहाज, लेकिन वहां पर अपना लंगर डालते होंगे। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा कहां से मिला है? लोथल से मिला, जिसका आकार 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर के आसपास, यानी 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.3 मीटर है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर के रूप में प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का मिस्र और मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार लोथल बंदरगाह से होता था। कहां से होता था? लोथल बंदरगाह से होता था। यहां से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, तो यहां से वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदियों का, अग्निवेदिका और एक कतार में 12 स्नानागार मिले हैं। वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं मिली हैं, एक कतार में 12 स्नानागार मिले हैं। यहां से 3 युग्म सवादान मिले हैं। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। इसको स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, जिसमें यहां से मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे इजिप्ट में मिलते हैं मम्मी, हाँ, पिक्चर भी देखी होगी आप। यहां से एक मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे मिस्र के साथ संपर्क का परिणाम माना जा सकता है। मम्मी कुछ नहीं होता है, आदमी का अचार बनाना। मतलब अचार, मतलब अचार क्या होता है? कोई भी चीज है उसका पानी निकाल दो, आप क्या कर दो? पानी निकाल दो, तो वो चीज कभी भी खराब नहीं, उसको साथ फिर तेल में डालते हैं, देखा होगा आप, थोड़ा मसाले वसाले, तो कभी खराब नहीं होता वो जल्दी से, फफूंद अगर ना लगे तो। ठीक है। तो ऐसे ही मनुष्य भी क्या है? ऑर्गेनिक ही तो है। उसका पानी निकाल दो शरीर का। मम्मी बनाते हुए क्या करते हैं? सारे ऑर्गन निकाल के बोयाम में, उसको सुखाकर बोयाम में रखते थे, है ना, पॉट्स में रखते थे। उसको बिल्कुल सुखाकर पूरा बॉडी जब वो हो जाती थी तब उसको दफनाते थे। उनका मानना यह था कि दोबारा जन्म होगा कि इसका, तब ये अपने अंगों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। अगल बगल ही दफनाए होते थे वो, जो हार्ट हो गया, लिवर हो गया, पता है? पिक्चर नहीं देखी द मम्मी? उसमें दोबारा जिंदा हो जाती मम्मी, है ना। अनक सुनामुल, नहीं सुना? काली किताब और कौन सी, गोल्डन बुक, ब्लैक बुक और गोल्डन बुक।
तो मम्मी के साक्ष्य मिले हैं जिसे मिश्र के साथ संपर्क का परिणाम माना जा सकता है। इस स्थल से एक बर्तन के टुकड़े पर लगे चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। बाजरे के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। चावल के दाने मिले, बाजरे के साक्ष्य मिला। यहां से अनाज पीसने की चक्की के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अनाज पीसने की चक्की के प्रमाण मिलते हैं। इस स्थल से मिट्टी से निर्मित गुरिल्ला की मृण मूर्ति और 2 मुहे राक्षस के अंकन वाली फारसी मुद्रा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। फारसी मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस स्थल से तांबे का निर्मित बतख, खरगोश, कुत्ता, वृषभ की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसमें कुत्ते की मूर्ति सबसे सुंदर है। एक मृद भांड पर पंचतंत्र की कथा मिलती है। भाई, चालाक लोमड़ी का अंकन, चालाक लोमड़ी वाली कथा सुनी है आपने? पंचतंत्र में मिलती है। पंचतंत्र एक पुस्तक है, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। जानवरों के माध्यम से राजकुमारों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने वो किताब लिखी थी। कौन सी? पंचतंत्र। उसका फिर बाद में फारसी अनुवाद भी हुआ, है ना। तो पंचतंत्र किसने लिखी है? वैसे विष्णु शर्मा। बहुत बात की पंचतंत्र, और पंचतंत्र कथा की चालाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ है। यहां से एक रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है। रंगाई कुंड, जिस पर रंगे जाते होंगे कपड़े। लकड़ी के बने अन्नागार भी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत से निर्मित पटरी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। अब कमाल की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन यहां से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली। क्या मिली है? घोड़े की मृण मूर्ति। कहीं से घोड़े के दांत मिले, जैसे राणा गुणई पढ़ेंगे आप तो वहां से घोड़े के दांत मिले। सुतकोटदा पढ़ेंगे तो घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, पर फिर भी बोला जाता है घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि आगे चलकर आर्य जब आएंगे तो वो घोड़ा उनका प्रिय पशु है। घोड़ा क्या है? नाव का एक मॉडल प्राप्त होता है। कहां से? लोथल से। इस स्थल से निकास नालियों के साथ साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागारों का एक समूह सेट मिला है। 12 स्नानागारों का एक समूह। यहां से बाजारों में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना मिला है। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब भाई इसके बाद में पढ़ाऊंगा धौलावीरा, वो अगले लेक्चर में होगा। राखीगढ़ी, भगवानपुरा और बहुत सारी जो इंडस वैली साइट्स हैं उनको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, जितने भी बचे हुए हैं वो सब बताऊंगा।